Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि यूएसए ने जो है एक बार फिर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में जो ट्रेड वॉल्यूम है वो कितना रहा है, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो यूरोपीय यूनियन और यूके ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं या जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, इस चीज को भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को जो है वो ज्यादा बैन किया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करेंगे कि जो चाइना और इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए यूएसए ने, वो किसकी वजह से लगाए, इस चीज को भी देखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि जो अभी ग्लोबल ऑर्डर जो एकदम से दोबारा रीशेप हो रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक बाईपोलर, यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर जो है एक लेक्चर जो है ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी आपका, ठीक है। यहाँ पर हम आज लर्न करने वाले हैं जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, यहाँ पर इस चीज को भी हमने यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा कंप्लीट इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब रशिया की इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कितने एक्सपोर्ट्स हैं, कितने इंपोर्ट हैं करता है ये, ठीक है। अब इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यूएस एंड यूरोपीय यूनियन सैंक्शंस ऑन रशिया, उसके बाद रीशेपिंग ग्लोबल ऑर्डर, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखेगा, आपको पता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, ठीक है। देखा जाएगा आपका जो 24 फेब को जो है यहाँ पर 24 फेब 2022 के अंदर जो बेसिकली रशिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। तो असल रीजन जो है ना सारी यही है, क्योंकि यहाँ पर जो नेटो एक्सपेंशन हो रहा है तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वो यहाँ तक कि यहाँ पर फाइटर जेट्स भी उनको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो रशिया को जो है, यहाँ पर रशिया ने जो अभी तक जो स्टांस ने लिया कि यहाँ पर सीज फायर की जानी चाहिए या वॉर को जो यहाँ पर रोका जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे अब क्या न्यू डेवलपमेंट्स हुई है। नो डाउट के पहले 2022 से लेकर यूरोपीय यूनियन ने यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, ठीक है। यूके ने भी लगाए, यूएसए ने भी यहाँ पर सैंक्शंस लगाए, लेकिन अब जो है और ज्यादा जो है सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। यहाँ पर हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो चीजों के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। सबसे पहले हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं, यूरोपीय यूनियन ने जो सैंक्शंस लगाए हैं 19th सैंक्शन पैकेज इसको बोला जाता है, इसने जो लगाया है, इस चीज को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। 23 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर काउंसिल फॉर यूरोपीय यूनियन ने क्या किया है, 19th सैंक्शन पैकेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ पर जो जितने भी रिस्ट्रिक्शन जो है इसने बेसिकली रशिया के, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, सबसे पहले फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, ठीक है, उसके बाद मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, इसके ऊपर बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो इसके अंदर कौन सा है बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 19th सैंक्शंस पैकेज इसने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कॉम्प्रिहेंसिव बैन और इंपोर्ट ऑफ एलएनजी, सबसे पहले एलएनजी के ऊपर जो है यहाँ पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता था बेसिकली यूरोपीय यूनियन। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसशिपमेंट ऑन रशियन एलएनजी इन यूरोपीय यूनियन पोर्ट्स, जितने भी यूरोपीय यूनियन के पोर्ट्स के ऊपर जितने भी शिप आ रहे थे ऑयल एंड गैस के जो इसके रशिया के, उनको भी यहाँ पर बैन कर दिया गया है। उसके बाद सैंक्शंस ऑन चाइनीज एंटिटी, जो चाइनीज एंटिटी थी उनको ऊपर भी बैन लगाया है। 2 रिफाइनरीज है, ऑयल ट्रेडर्स है परचेजिंग रशियन क्रूड, जो क्या करते थे रशियन क्रूड ऑयल जो परचेज करते थे उनको भी यहाँ पर बैन कर दिया। उसके बाद एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स कंट्रोल्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जो भी सब फिर क्या किया इन्होंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसके ऊपर, मिलिट्री ग्रेड मेटल्स के ऊपर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर फिर इन्होंने जो है यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिया है। ट्रांजैक्शंस बैन और एक्सपेंडेड टू 5 रशियन बैंक को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, यहाँ पर जो है बैन लगा दिया, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। वो कौन कौन सा बैंक है, आपका अस्तीना बैंक है, यहाँ पर जमेस्की बैंक है, यहाँ पर कमर्शियल बैंक एब्सोल्यूट बैंक है, एमटीएस बैंक है, और उसके बाद अल्फा बैंक है। यहाँ पर ये रशिया के 5 बैंक्स के ऊपर बेसिकली यहाँ पर किसने, यूरोपीय यूनियन यहाँ पर बैन लगा दिया। अब यहाँ पर अगर इसका ट्रेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यह बात करूं कि आफ्टर कह लें कि 50 to 20 ईयर्स, आफ्टर 50 to 20 ईयर्स बाद जो है यहाँ पर जो इन्होंने ये बेसिकली यूरो के अंदर जो है या करते थे यहाँ पर इनके साथ ट्रेड। तो यहाँ पर इनका जो वॉल्यूम था ना, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर 7.5 बिलियन था। कितना, 7.5 बिलियन
जो है इसके साथ जो है वो यूरो में जो है यहाँ पर इनके साथ ट्रेड वॉल्यूम था। अब यहाँ पर जो 15 to 20 ईयर के बाद जो है ट्रेड बैलेंस हुआ है, नहीं तो हमेशा यूरोपीय यूनियन जो है यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता था और यहाँ पर रशिया को जो है ट्रेड सरप्लस होता था। ठीक है, एक चीज तो ये है। अगर यहाँ पर अभी जो इसकी जो वॉल्यूम कम हो गया है तो यहाँ पर 61% जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि एक्सपोर्ट जो करता था, एक्सपोर्ट करता था यूरोपीय यूनियन, उसके अंदर कमी आ गई है। उसके बाद अगर बात की जाए 89% जो है यहाँ पर जितना भी इंपोर्ट करता था जो यूरोपीय यूनियन रशिया से, उसमें भी यहाँ पर कमी आ गई है। तो यहाँ पर जितने भी इनके साथ ट्रेड हो रही है तो यहाँ पर यूरो के अंदर हो रही है तो 7.5 बिलियन जो है यहाँ पर इनके साथ ट्रेड वॉल्यूम है यूरोपीय यूनियन के साथ। तो अब आपको पता है वजह क्या है कि इसके पीछे रशिया जो है वॉर को जो है यहाँ पर स्टॉप नहीं कर रहा, यूक्रेन के अंदर डे बाय डे जो है वो इनेक्सेशन जो है वो अपनी बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, तो ये वो सेक्टर्स है जहां पर जो है बेसिकली एनर्जी का सेक्टर सबसे ज्यादा है, फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर ज्यादा सैंक्शंस लगाए हैं यूरोपीय यूनियन ने। जो 19th सैंक्शन पैकेज है ये बेसिकली यहां पर स्टार्ट हुआ था, पहले 16 था, फिर 17 था, फिर 18th सैंक्शन पैकेज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहां पर ये चीजें हैं, ये ट्रेड वॉल्यूम इनका इतना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यूके ने जो सैंक्शंस लगाए हैं इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर हम यूएसए के सैंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट मैं जरा ये चेंज कर लूं। अच्छा जी, यहां पर अगर देखा जाए 12 नवंबर को क्या है, यूके अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस मैरिटाइम सर्विसेज बैन ऑन रशिया एलएनजी के ऊपर फिर जो है यहाँ पर बैन लगा दिया है बेसिकली यूके ने। अगर यूके का मैं ट्रेड वॉल्यूम की बात करूं तो ये इसका 1.7 बिलियन इसने जो है पाउंड के अंदर बेसिकली यहाँ पर इसकी ट्रेड वॉल्यूम जो कितना था 1.7 बिलियन जो है पाउंड था, लेकिन अब वो रिड्यूस होकर कितना रह गया, बाकी यहाँ पर देखा जाए तो 1.3 जो है यहाँ पर इनका पीछे बचा है। ठीक है, 1.3 बिलियन यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसने कौन कौन से बेसिकली यहाँ पर 4 चाइनीज ऑयल टर्मिनल्स के ऊपर यहाँ पर जो है सैंक्शंस लगाए हैं। इंडियन जो है नायरा यहाँ पर एनर्जी लिमिटेड के ऊपर जो है यहाँ पर इन लोगों ने सैंक्शंस लगाए हैं। 51 टैंकर्स एंड एलएनजी कैरीज जो कैरियर्स थे उनके ऊपर जो है यहाँ पर लेकर जाने वाले थे या लेकर आने वाले थे उनके ऊपर सैंक्शंस। उसके बाद 5 रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इन्होंने भी, यूके ने भी बैन लगाया है। ठीक है, उसके बाद डिफेंस सेक्टर एंटिटीज और कुछ इसके अंदर एंटिटीज है जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं यूके ने। तो अब देखा जाए तो जो वॉर जो अगर रशिया नहीं रोक रहा यहाँ पे यूक्रेन के अंदर, तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है और यूरोपीय यूनियन है इनके ऊपर डे बाय डे सैंक्शंस को जो है बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड वॉल्यूम इतना है, तो इसका अब जो ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पर नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो पहले तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो रशिया की जो अगर जीडीपी पहले 1.2 था ग्रोथ, लेकिन अब जो है 1.5 जो है यहाँ पर परसेंटेज इसकी जीडीपी जो है यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो अब कितना लॉस जो है वो हो रहा है रशिया को, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 30% जो है यहाँ पर टोटल बजट का कंट्रीब्यूट करता है, जितना भी इसके साथ जो है यहाँ पर जो है वो ट्रेड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो था इसका यूके ने जो सैंक्शंस लगाए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है यूएसए ने जो यहाँ पर सैंक्शंस लगाए हैं, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, यूएसए ने अभी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो है यहाँ पर रिसेंटली डिसीजन लिया है कि 22 अक्टूबर को यहाँ पर ऑलमोस्ट 23 अक्टूबर भी है, यू इम्पोज्ड फ्यूल ब्लॉकिंग सैंक्शंस यहाँ पर ऑन रशिया टू लार्जर ऑयल मेजर। यहाँ पर दो जो है ऑयल कंपनीज हैं, एक लुक ऑयल है और दूसरा जो है यहाँ पर जो है रोज नेफ्ट और लुक ऑयल, ये दोनों बेसिकली ऑयल एंड कह लें कि ऑयल एंड गैस की जो है ये कंपनी है रशिया की। तो इनके ऊपर बेसिकली यहाँ पर जो है वो सैंक्शंस लगाए हैं, किसने लगाए हैं, यूएसए ने। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर मैं बता दूं जो ट्रेड वॉल्यूम रहा है, ट्रेड वॉल्यूम रशिया और यूएसए के दरमियान में, इस चीज को मैं थोड़ा यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी जो ट्रेड वॉल्यूम है वो रशिया और यूएसए के दरमियान में 3.5 बिलियन जो है वहां पर डॉलर जो ट्रेड यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम है। ठीक है, अगर यूएसए को देखा जाए तो यूएसए जो इंपोर्ट करता है वो सबसे ज्यादा करता है, यहाँ पर 3 बिलियन डॉलर जो है वो रशिया से जो है बेसिकली इंपोर्ट करता है, 3 बिलियन डॉलर। और जो यूएसए जो एक्सपोर्ट करता है, यूएस एक्सपोर्ट करता है वो कितना करता है, तकरीबन 522 या 23 मिलियन जो है यहाँ पर सिर्फ
एक्सपोर्ट करता है यहाँ पर मिलियन डॉलर, 522 है, 23 है या 28 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इतना जो है यहाँ पर जस्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंपोर्ट जो है वो रशिया से बहुत ज्यादा करता है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 3 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर फिर लुक ऑयल कंपनी और रोजनेफ्ट के ऊपर जो है इसने जो सैंक्शंस लगा दिए हैं। ये यहाँ पर जो यूएसए ने फिर जो है क्योंकि यहाँ पर जो चाइना और इंडिया के ऊपर जो इन्होंने टैरिफ 20% टू 50% जो बढ़ाए, वो बेसिकली उसकी रीजन क्या थी कि इंडिया ने और यहां पर प्लस चाइना ने, इन दोनों ने जो है यहां पर जो रशियन ऑयल को बेसिकली परचेज किया, जिसकी वजह से यहां पर इनके ऊपर जो है यहां पर सैंक्शंस लगाए, सॉरी टैरिफ्स लगाए गए। यूएसए ने जो टैरिफ बढ़ाए हैं उसकी रीजन यही थी कि जो इंडिया ने परचेज किया था रशिया से ऑयल, उसकी वजह से, और चाइना जो परचेज करा तो आप देखें होता क्या है, रशिया के अंदर, रशिया जो है यहाँ पर अब हर तरफ से जो है यहाँ पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, ठीक है। यूरोपीय यूनियन ने लगा दिया सारे, यूके ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने लगा दिया, यूएस ने। अब उसको ट्रेड करने के लिए ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फिर किसके पास आना पड़ेगा, एशिया की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो एससीओ और उसके बाद ब्रिक्स, ये दोनों का आपका कहना है कि जो रशिया इसका मेंबर है। तो यहां पर जो रीजनलाइजेशन बढ़ रही है, जो डीडॉलराइजेशन बढ़ रही है, तो कहीं हद तक देखा जाए तो यहां पर हमने इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर मैंने ऑलरेडी इसका जो है वो बनाया है, वो आ रहा है, ठीक है। तो वो भी आप लाजमी सुनिएगा। यहां पर जो ब्रिक्स और एससीओ का जो बेसिकली यहां पर मेंबर है वो, तो अब जो ट्रेड करेगा वो सारी ट्रेड किसे, एशियन कंट्री के साथ करेगा, जितने भी एशिया के कंट्रीज हैं उनके साथ करेगा, ठीक है। अब लेकिन यहां पर जो है एकदम से जो रीशेप हो गया ग्लोबल ऑर्डर, है ना, तो यहां पर मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर बात की जा रही है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ चला गया, डीडॉलराइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम चल रहा है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी रही है या सैंक्शंस जो रहे हैं, हमेशा सैंक्शंस की वजह से जो है उसको जो ये चीजें फेस करना पड़ रही है। और आज हर कंट्री, चाइना और इंडिया और ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है, तो ये भी चाहते हैं कि इनके अपनी लोकल करेंसीज के अंदर जो है यहाँ पर जो है ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी लोकल करेंसीज को भी डेवलप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये डीडॉलराइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि रीजनल लेवल के ऊपर, आपको पता है कि BRI प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर चाइना जो लगा रहा है यहाँ पर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो क्या मतलब है उसका, रीजनल कनेक्टिविटी करने का पर्पस क्या है कि बेसिकली जो जितने भी जो है वो नेशन स्टेट हैं वो आपस में क्या कर सके, ट्रेड कर सके, रीजनल कनेक्टिविटी हो सके, ठीक है। तो यहां पर रीजनलाइजेशन भी एकदम से बढ़ गई है अगर देखा जाए तो, ठीक है, रीजनलाइजेशन बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद आपके जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो मल्टीपोलैरिटी यहाँ पर जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है, पोलैरिटी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑलरेडी आ गया। डीडॉलराइजेशन मैं पहले बता चुका हूं कि डीडॉलराइजेशन यहाँ पर जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये तीन चीजें एकदम से पूरे जो ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर यूएसए इस तरह सैंक्शंस लगाता रहा तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज है फिर रीजनलाइजेशन और जो है यहाँ पर जो है वो डीडॉलराइजेशन और मल्टीलैटरलिज्म तो फिर बढ़ेगा ना डे बाय डे। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को भी हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। आपको पता है कि मैंने हमेशा एक लेक्चर जो दिया उसके ऊपर भी बताया है और अभी भी मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर चाहे कोई भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा हो, पाकिस्तान हमेशा उसके अंदर ओवल्ट या कवल्ट उसके अंदर इन्वॉल्व रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व रहा है। बाईपोलर के आप देख लें, पूरा हिस्ट्री मैंने डिस्कस की है उसके अंदर कैसे पाकिस्तान उसके अंदर रहा है, ठीक है। उसके बाद यूनिपोलर जब सिस्टम आया, पूरा ऑर्डर आया, तो उस वक्त क्या, अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था। आपको पता है कि पाकिस्तान के रिलेशन यूएसए के साथ भी ठीक चल रहे हैं, बैलेंस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। इसके बाद चाइना के पास भी चाइना के साथ ठीक चल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इन कंट्रीज के साथ जो है सेंट्रल एशिया के साथ जो रिलेशन पाकिस्तान के अच्छे चल रहे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए ओवरऑल सारी चीजों को मिलाकर तो पाकिस्तान जो है वो, जो माइकल है उनके एक अमेरिकन एनालिस्ट, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ बेनिफिशियरी ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहां पर पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान ने जो जियोपॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमी की तरफ जो मूव किया है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर डिस्कस की गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा CSS 2026 आने वाला है। तो ये जितने भी हैं अपने नोट्स बनाते जाएं, इनको नोट डाउन कर लें अपने पास, ठीक है।